नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे सीएम चंपाई सोरेन। कार्यकर्ता से सीएम चंपाई सोरेन ने किया संवाद। झारखंड में सभी सीटों पर जीत का किया दावा। पीएम के दौरे को लेकर जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केपीसी रांची स्थित पार्टी कार्यालय में केपीसी पीएम पर लगाया धर्म विशेष की बात करने का आरोप। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर तंज। लालू के 15 साल के शासनकाल पर उठाया सवाल। केंद्र सरकार के कामों की जमकर की तारीफ। एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया क्षेत्र का दौरा। गिरिडीह के बागमारा और तोप चाची क्षेत्र का किया दौरा। फिर से एनडीए की जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क में जुटे नेता। आरजेडी प्रत्याशी सुधाकर सिंह पहुंचे बक्सर के दुर्गावती। एनडीए पर जमकर साधा निशाना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर जिले के सिद्धगोड़ा बिरसा मुंडा टाउन हॉल में पूर्व विधानसभा, पश्चिम विधानसभा और जमशेदपुर प्रखंड के कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को संवाद किया और लोकसभा चुनाव में जीत का टिप्स दिया। और वहीं लोकसभा के प्रत्याशी समीर मोहंती, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और पोटका विधायक संजीव सरदार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर गठबंधन की जीत होगी। वहीं कोल्हान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक भी खाता नहीं खुला था और इस बार भी नहीं खुलेगा। काम करें जिस तरह कोल्हान में विधानसभा में खाता नहीं खुला, एक भी उसी तरह झारखंड में 14 के 14 हम लोग जीतेंगे इंडिया गठबंधन। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है आप हल्का प्रत्याशी दिया है, क्या मानते हैं? हल्का नहीं, हमारा मंगल कालिंदी का घर नहीं था, फिर भी विधायक किसान घर का, छोटे किसान का बेटा को हम लोग दिया। ये पार्टी का पारदर्शिता राजनीतिक का एक परिचय है। हम लोग समीर बाबू का रणनीति पर बना रहे हैं। समीर बाबू को पूरा हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त हम लोग फार्मूला बना रहे हैं। हर बूथ में हम लोग आदमी रहेंगे, एक आदमी 30 आदमी को जोड़ेगा। 5 लोग कम से कम 5 लोग, ठीक है, 30 आदमी को जोड़ेगा तो 1800 बूथ है। 1800 बूथ में 900 बूथ रखो ना, सीधा सीधी बात है, सीधा प्रमुख। मुख्य चर्चा क्या हुआ? और हम लोग का गांव देहात में अभी हेमंत बाबू को गांव मैंने जेल में डालने का मतलब आग लगा हुआ गांव। 900 बूथ का एक तरफा भी गिरेगा, ऐसा माहौल बना हुआ पूरा झारखंडी माहौल है, समझ रहे? खाली हमको 2 विधानसभा का ठीक करना, पूर्वी और पश्चिमी, बाकी सब तो ठीक है। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने को है और साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जेएमएम ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की और प्रेस को संबोधित करते हुए जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पीएम मोदी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम को आदिवासी सरना कोड समेत आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर सरकार का स्टैंड क्लियर करना चाहिए, लेकिन वे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जनता सब समझ रही है, वो चुनाव में जवाब जरूर देगी। दूसरा सवाल, आप जिस इलाके में जाएंगे, पोराहाट, सारंडा, कोल्हान, वहां पर जो वन अधिकार वहां के स्थानीय लोगों का है, मूलवासियों का, आदिवासियों का, उस पे आपने क्यों बदलाव किया? आपने ग्राम सभा को क्यों मुलतवी किया? आपने मानकी मुंडा पाहन व्यवस्था को क्यों वहां से हटाया? क्या मजबूरी रही कि वहां पर कॉर्पोरेट अवैध रूप से घुसेंगे, उनके साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मी या यो कहे कि सेना जो आर्म्ड होगी, जो सशस्त्र होगी, उन इलाकों में जाएगी, उत्खनन कर पाएगी? जैसे हसदेवा में अडानी जी कर रहे हैं, वैसे ही सारंडा, पोराहाट, कोल्हान में
क्या अडानी जी घुसेंगे? सरना धर्म कोड को प्रधानमंत्री जी किस रूप में देखते हैं? आदिवासी अस्मिता, पहचान उसके आस्था से जुड़ा हुआ है और आजकल खूब प्रधानमंत्री जी हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। तो ये बताए कि सरना धर्म कोड पर, उसके मान्यता पर भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या समझ है, क्योंकि आदिवासी का नाम लेना, जनजातीय गौरव दिवस बोलना और हाथ बंधवाकर एक आदिवासी महिला जो इस देश की सर्वोच्च पद पर है उनको खड़ा रखना और खुद बैठ जाना, क्या ये आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? उनके पास तीसरा सवाल है हमारा कि जो कोल बियरिंग एक्ट था उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की गई? क्योंकि ये पूरा इलाका लोहा और कोयला का है, वहां से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को क्यों हटा दिया गया? पर्यावरण का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसकी जो विश्लेषण है उसको क्यों हटा दिया गया? कोल बियरिंग एक्ट में एक और असेसमेंट है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको भी शिथिल कर दिया गया। मतलब वहां के डेमोग्राफी को असंतुलित करने के लिए ये प्रयास किए गए ताकि अवैध रूप से बाहरी व्यक्ति यहाँ पर घुस जाए। उसी एक्ट में आपने ग्राम सभा को क्यों समाप्त कर दिया? ये क्या बतलाता है कि आप झारखंड के हित में है, इस देश के हित में है, इस देश के आदिवासी मूलवासी के हित में है? और मेरा चौथा सवाल, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा 10 सालों में एचईसी कैसे बर्बाद हुआ? राजधानी के आर्थिक मेरुदंड को उन्होंने क्यों तोड़ दिया? यहाँ राम रहीम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, यहाँ मटन मछली भी नहीं चलेगा। आपका झूठ का दुकान बंद हो गया है। आपको इलेक्शन कमीशन जितना भी सहूलियत दे दे, आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे। आपको चुनाव आयोग एक ही काम कर सकता है कि 400 के जगह में 800 सर्टिफिकेट आपको पहले से छपवा के दे दे। जनता ने आपको खारिज कर दिया और इन्हीं मुद्दों पर उनके जो भी लोग आएंगे उनको भी बोलना पड़ेगा। ऐसे घूम के जाने नहीं देंगे हम लोग। हमारे जो सवाल है उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये जनता के सवाल है, ये यहाँ के लोगों के सवाल है। ऐसे नहीं छोड़ेगी यहाँ की जनता कि आप उसके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल के अंदर करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आप डराएंगे तो हम डरेंगे नहीं। बीजेपी के द्वारा ये बयान आया कि मतगणना के दिन तेजस्वी यादव घर में बंद हो जाएंगे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बेकार की बातें करती है, बीजेपी वाले काम की बात कर ही नहीं सकते और इनकी बातों का कोई मतलब नहीं। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। बेकार की बात करते हैं और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं, दूधू को डिप्टी सीएम बना है और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है। लोग दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा और कोई काम सुने लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान की आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में मजाक नहीं हो रहा है। उनके पिताजी 15 साल बिहार में मजाक किए थे और बिहार की जनता जानती है लालू यादव ने 15 साल बिहार में क्या किया। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने देश की 80 करोड़ जनता को राशन दिया है। में मजाक नहीं हो रहा है। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में। ये देश में मजाक नहीं हो रहा है। देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें
जो पहला 2 चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाए कई सीटों पे पता चल रहा है। राहुल गांधी के द्वारा राजा महाराजाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया। मंगल पांडे ने कहा कि राहुल गांधी भारत को समझे ही नहीं है, वे तो विदेशी राष्ट्र को समझते हैं। और वहीं तेजस्वी यादव को मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव खूब डिप्रेशन में है। राहुल गांधी जी इस देश को समझे कहाँ हैं? उन्होंने तो समझा है इटली को, उन्होंने समझा है ब्रिटेन को, उन्होंने समझा है दुनिया के वैसे देशों को जिन देशों ने भारत का नुकसान पहुंचाया। तो वैसे देशों के इतिहास को जो समझता होगा भारत के इतिहास के बारे में, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टिप्पणी की आशा भी नहीं की जा सकती। जैसे यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिप्रेशन का शिकार हो गए, सिर्फ झूठ बोलने हैं। तेजस्वी जी खुद डिप्रेशन में है, उनका बयान यही बताता है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए। ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने धनबाद से डुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है और इसे लेकर बोकारो में धनबाद से बीजेपी के वर्तमान सांसद पीएन सिंह ने कहा कि टिकट किसे देना है किसे नहीं, ये पार्टी के स्तर पर निर्णय लिया जाता है और पार्टी का जो भी निर्णय है मैं उस निर्णय के साथ हूं। 3 बार सांसद रहने के बाद भी पार्टी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिए जाने पर कहा कि कार्यकर्ता थोड़ा मर्माहत है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब यह तो पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी बहुत चीज सोच समझ कर निर्णय लेती है। उसमें जब पार्टी में हैं हम तो पार्टी के निर्णय के साथ। लेकिन कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा, जो आपके साथ रहते थे उनके बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा। आपको टिकट नहीं, सब समय पर ठीक हो जाएगा। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बागमारा और तोपचाची प्रखंड समेत अन्य जगहों पर एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने दौरा किया और बैठक में हर जगहों पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने एक स्वर से एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया है और आगे कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों देश अक्सर आगे बढ़ रहा है और विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों देश पूरी तरह सुरक्षित है। आप भी सभी पुनः एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें और कम से कम 400 पार की सीट जिताकर फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और साथ ही जिससे देश और अधिक मजबूत हो सके। – 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क यात्रा लगातार चलाई जा रही है और इस दौरान बक्सर लोकसभा से आरजेडी प्रत्याशी सुधाकर सिंह भी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती पहुंचे, जहां मंच से संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। बक्सर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, यहां 24 साल के लोकसभा में लगातार भागलपुर से और बाहर से आए हुए लोग सांसद बन रहे हैं और जब इसका विरोध
इस इलाके के लोगों ने किया तो भारतीय जनता पार्टी पुनः गोपालगंज से प्रत्याशी भेजने का काम किया, और जिसका विरोध केवल यहां मतदाता ही नहीं कर रहे बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। और ये शाहबाद की ऐतिहासिक धरती, जो भारत की राजनीति को दिशा देने वाले हजारों साल से विश्वामित्र की धरती से भगवान राम की शिक्षस्थली से देश में अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई की अगुवाई करने वाला ये इलाका खुद ही अन्याय का शिकार बनता जा रहा है। बड़ा मुद्दा है कि पिछले 24 सालों से बाहर से आयातित लोग प्रतिनिधित्व करने का जो काम किया, जो यहाँ के स्थानीय भाषा, संस्कृति और भूगोल से परिचित लोग नहीं थे, इसीलिए पूरे इलाके के विकास को ठप कर दिया। केंद्र सरकार से एक भी पैसे का मदद इस इलाके को नहीं मिला। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो बदले गए कैंडिडेट, वह भी हवाई लोग चले आए यहाँ, और इसकी चिंता यहाँ के लोगों को है। और इसके चलते बक्सर का जो फैसला है वह बिहार और देश के लिए एक नजीर होगा। झारखंड आरजेडी के प्रभारी गौतम सागर राणा से खास बातचीत की गई। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। साधना जी गौतम कुमार के साथ आज मुजफ्फरपुर में नामांकन की दौड़, लोकसभा चुनाव को नामांकन की दौड़ शुरू हो गई है। जो पहले प्रत्याशी है, जो आज कल नामांकन किया है, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा रहेगी इस बार आप नामांकन भरे हैं चुनाव को लेकर? मुद्दा तो हजारों यहाँ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी। बीजेपी के पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने बीजेपी से बगावती तेवर अपना लिया है। जयप्रकाश लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर 2 मई को मैं नामांकन करूंगा। जयप्रकाश सिंह भोक्ता चतरा और सिमरिया दोनों विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। जयप्रकाश सिंह भोक्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी के काफी करीबी माने जाते हैं, और इसके अलावा बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता के भाई भी हैं। और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने कहा कि बतौर विधायक के रूप में किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांगूंगा। जयप्रकाश के लोकसभा चुनाव में आने की खबर के बाद कांग्रेस के जिला महासचिव राजवीर का भी समर्थन मिल गया है। राजवीर ने कहा कि जयप्रकाश अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो जीत सुनिश्चित करने को लेकर जन जन से अपील करूंगा। तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी के लिए नामांकन करने का विचार किया हूं, और आप सबों के माध्यम से मैं तमाम चतरा लोकसभा वासियों को आग्रह करता हूं कि 2 तारीख को मेरे नॉमिनेशन में आए और अपना सहयोग और आशीर्वाद दें। ऐसी क्या बात आ गई कि या क्या परिस्थिति आ गई कि भाजपा छोड़ करके आपने देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो चतरा की राजनीतिक परिदृश्य है अभी, उसमें जन भावनाओं को देखते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पहली बार भाजपा जो है, देखिए, प्रत्याशी स्थानीय हो या गैर स्थानीय हो, उससे मतलब नहीं होता। और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ सभी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। मोकामा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से बाढ़ एसडीओ शुभम कुमार ने एक बार फिर सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक किया। मोकामा टाल क्षेत्र के कुम्हारा गांव में एसडीओ, बीडीओ, आपूर्ति पदाधिकारी
सीडीपीओ समेत प्रबुद्ध जनों ने ढोल पीटकर वोट देने की अपील की, अनोखी मिसाल कायम कर दी और पदयात्रा के बाद कुम्हरा उच्च विद्यालय में इस जागरूकता अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति की गई और छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता में लोकसभा चुनाव से संबंधित सवालों का बेहतरीन जवाब दिया गया और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता भी खूब सराही गई और इस समारोह के माध्यम से लोगों को 100% मतदान का संदेश दिया गया। एसडीओ शुभम कुमार समेत घोसवरी के सभी अधिकारियों ने लोगों से वोट देने की अपील की और समारोह में मतदाताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने इस मौके पर मतदान का संकल्प भी लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मी इतनी प्रचंड है कि पारा चढ़कर 43 के पार पहुंच गया और इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत पेयजल की होती है। गर्मी के कारण लोग एसी, कूलर और पंखे के बिना रहना सोचते ही नहीं और हलक सुखा देने वाले इस गर्मी में यदि घर से बाहर निकलना पड़े तो बिना पानी के संभव ही नहीं है और सार्वजनिक स्थानों में पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार को एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और लेकिन जामताड़ा बस स्टैंड में देखा जाए तो आवागमन कर रहे यात्रियों के लिए प्याऊ बना हुआ है, लेकिन वो पिछले लंबे समय से खराब पड़ा है। यात्रियों का कहना है कि इस बस स्टैंड से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं और लेकिन पीने के पानी की काफी समस्या है और एक ही चापानल है जो कि बीच बीच में खराब हो जाता है। यहाँ पेयजल की काफी ज्यादा समस्या है। एक चापाकल में कभी खराब हो जाता है तो आदमी पैसेंजर के लिए बहुत दिक्कत होता है, दुकानदारों के लिए दिक्कत होता है। कितना बस चलता होगा इधर? लगभग 70-80 लोग बस चलता है। तो यात्री लोग का पानी पीने का कहाँ से हो रहा है सामना? अभी पानी एक चापाकल है, उसी में से एडजस्ट करना पड़ता है सबको, क्या करेगा, मुश्किल है। दो चापाकल रहते हुए भी अपना एक चापाकल खराब है। शीतल पानी जो बनाया गया था अपना विधायक के फंड से, वो भी एकदम खराब पड़ा हुआ है। उसका भी बहुत दिन से नहीं उसका यूज हो रहा है। इतना सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये सब रहते हुए भी मैंने उसका। गढ़वा जिले के झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में बहने वाली जीवनदायिनी कही जाने वाली कनहर नदी गोदर मानव वासियों के लिए वरदान से कम नहीं है। शुरुआती गर्मी में ही नदी सूख जाने की वजह से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है और कई चापाकल जल मीनार खराब पड़ा है और पानी लेने के लिए लोग दूसरे गांव 1 से 2 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। लगभग 35 करोड़ लागत से पेयजल विभाग के द्वारा पानी टंकी का काम धीरे धीरे होने के कारण पानी ग्रामीणों को इस साल भी नहीं मिल पा रहा, केवल हाथी का दांत साबित हो रहा है। देखिए, गांव में बहुत समस्या है। हम लोग आज से नहीं कई सालों से नदी में चुवाड़ी खोद के नहा रहे। चुवाड़ी में आते हैं, पानी पूरी तरह से सूख जाता है और गांव में बहुत सारा चापाकल भी है जो कि सब जल मीनार खराब हुआ है और उसका कोई सूद लेने वाला भी नहीं है। सब के सब खराब पड़ा हुआ है। ये हमारा नहीं, पूरा गांव का समस्या है और यहाँ पर किसी तरीके से कोई चापाकल खराब हो जाने के बाद कोई नेता मंत्री सूद लेना नहीं है। बस चुनाव आएगा तो ये कर देंगे, वो पानी कैसे नाला बहा देंगे तो घर घर पानी दे देंगे, इस टाइप से बात करते हैं। चुनाव खत्म, फंडा भी खत्म। समस्या जो है हम लोग का लगा हुआ रहता है, कोई सूद लेने वाला भी नहीं है। पानी हम लोग 2-2 किलोमीटर दूर से लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कभी कल खराब हो जाता है, कभी वो नहीं है। दूसरे मोहल्ला में जाइएगा पानी तो उधर भी लोग बोलेगा नहीं, इधर पानी खत्म है तो इधर से काहे लेने आ रहे हैं। उधर वाला का हो गया, सब नल खराब पड़ा हुआ है और बड़ा बड़ा जल मीनार है वो भी खराब पड़ा हुआ है। सब हम लोग के आधा किलोमीटर दूर से पानी आना पड़ता है। पानी की समस्या होता है। पानी के चलते हम लोग स्कूल नहीं जाने पाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? उच्च कर्मी विद्यालय गोदरबाना। नदी भी सूख गया, चुआड़ी खाल के पानी आते हैं नदी से। कोई शुद्ध नहीं है पानी देने वाला, कुछ नहीं है देने वाला। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार।
साइबर अपराधियों के पास से 5 मोबाइल, 5 सिम कार्ड और 7 फिनो पेमेंट बैंक का कोम्बो किट समेत बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर बरामद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कॉल कर करते थे ठगी, फर्जी कॉल कर ओटीपी और अन्य डाटा प्राप्त कर करते थे ठगी। बोकारो के हरला पुलिस ने सभी साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के पास से 5 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 7 फिनो पेमेंट बैंक का कोम्बो किट समेत बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर बरामद। विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कॉल कर करते थे ठगी, फर्जी कॉल कर ओटीपी और अन्य डाटा प्राप्त कर करते थे ठगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां मोतिहारी में फिर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मंगलापुर का है, जहां अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल वृद्ध के इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई में जुटी है। मृतक की पहचान संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मंगलापुर के 65 वर्षीय रामजस मुखिया के रूप में हुई है और मामले को लेकर संग्रामपुर प्रखंड के समाज सेवी सह युवा आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष संतोष ओझा ने बताया कि मृतक घर से शौच के लिए जा रहे थे और तभी इसी बीच अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क के किनारे पड़े हुए थे। सूचना मिलने के बाद लोगों ने आनन फानन में पप्पू सिंह यादव एवं ग्रामीणों की सहायता से संग्रामपुर पीएचसी ले गए और लेकिन डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया। वहीं मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष संतोष ओझा ने सरकार से मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। रामजस मुखिया नाम है इनका, मंगलापुर घर। कब घटना हुआ? 5:30 में। इसको कहाँ भर्ती कराया गया? वहाँ से तो लेकर हम लोग संग्रामपुर हॉस्पिटल में गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।